Students, this video is on the principle of NMR spectroscopy. We have already studied the theory of NMR spectroscopy. So today we will study the principle. So the basic principle behind NMR spectroscopy is that an energy difference is created between the spin states, the nuclear spin states of the spinning protons when placed in magnetic field. तो इससे पहले जब हमने थ्योरी पढ़ी है तो हमने पढ़ा है कि रैंडमली इस तरह से एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स क्या होती हैं, रैंडमली अरेंज्ड होती हैं. वो किसी भी डायरेक्शन में अरेंज हो सकती हैं. क्या मतलब है इसका कि जो हमारा प्रोटॉन है, इससे पहले हमने थ्योरी में ये पढ़ा है कि प्रोटॉन जो है यानी कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, इट बिहेव्स एज अ टाइनी बार मैग्नेट. और यही वो प्रोटॉन्स हैं जो हमने यहाँ पे टाइनी बार मैग्नेट की तरह जिनको दिखाया है. यहाँ पे ये एरो दिखा रहा है कि इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इस पर्टिकुलर प्रोटॉन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इट इज़ पॉइंटिंग अपवर्ड्स. इस वाले प्रोटॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट इज पॉइंटिंग इन सम अदर डायरेक्शन. किसी की नीचे है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स पॉइंट कर रही हैं. लेकिन ये तब है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई, कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई. ये खुद मैग्नेटिक हैं, दे देमसेल्व्स आर मैग्नेट्स, टाइनी मैग्नेट्स हैं, और बाहर से कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई. तो क्या हो रहा है कि ये रैंडमली अपने आप को अरेंज करके रखे हुए हैं. देयर इज नो नेट मैग्नेटिक फील्ड हेयर, क्योंकि कैंसिल हो जाएगी. ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, तो ये कैंसिल होती है एंड देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट. लेकिन क्या होता है कि जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, एंड लेट अस से द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेट लगा दिया जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है. तो अब ये जो इस तरह से रैंडम थे, अब ये रैंडम नहीं रहेंगे. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही लगेगी, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ. अब अलाइन करेंगे तो अलाइन करने का मतलब क्या है? अलाइन करने का मतलब है इसके साथ साथ अलाइन करने का मतलब कि या तो ये इसके पैरेलल हो जाएंगे, इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे, या फिर एंटी पैरेलल हो जाएंगे. दो ही डायरेक्शंस बनेंगी. इसके साथ अगर अलाइन होना है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के साथ अगर अलाइन होना है, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पैरेलल हो जाएं एक्सटर्नल फील्ड के, या एंटी पैरेलल हो जाएं. तो वो जो स्पिन स्टेट्स थी जो इक्वल इन एनर्जी थी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अब वो इक्वालिटी नहीं रही. अब वहां पे दो एनर्जी स्टेट्स बन जाएंगी, एक हायर एनर्जी स्टेट और एक लोअर एनर्जी स्टेट. हायर कौन सी होगी? ऑब्वियसली जिसको उल्टा अरेंज होना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में अरेंज होना है, वो वाली स्पिन स्टेट हायर एनर्जी की होगी, और ये वाली स्पिन स्टेट जो पैरेलल है ये लोअर एनर्जी की होगी. अब अगर हमें इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में दिखाना है तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? हम इस तरह से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे जिसको B0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और क्योंकि हमने यहाँ दो एनर्जी स्टेट्स दिखानी है, तो एक पैरेलल नीचे दिखाएंगे और एक एंटी पैरेलल जिसको हायर इन एनर्जी स्टेट होने की वजह से हम थोड़ा ऊपर दिखाएंगे. ठीक है. अब पहले इनकी एनर्जी बराबर थी, लेट अस से ये एनर्जी थी, लेकिन अब इनकी डिफरेंट एनर्जीज हो गई हैं. तो ये हमने इस तरह से एनर्जी का डिफरेंस दिखा दिया. अब ये वाली जो स्टेट है, इसके लिए I की वैल्यू होती है +½ हमने I पढ़ा है इससे पहले थ्योरी में, और ये पढ़ा है कि जब I ग्रेटर देन 0 होता है तो ऐसे न्यूक्लियाई मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं. ये वही प्रोटॉन है जिसके लिए I ग्रेटर देन 0 है. I प्रोटॉन के लिए कितना होता है? इट इज इक्वल टू ½ I इज ½ फॉर प्रोटॉन. तो ये मैग्नेटिकली एक्टिव है. प्रोटॉन क्या है? मैग्नेटिकली एक्टिव है. पर अब ये जो I है जो ½ था, वो जो है अब दो वैल्यूज वो दे रहा है, +½ और -½ तो हम इनको स्पिन स्टेट्स बोलते हैं. ये दो स्पिन स्टेट्स हैं, दो एनर्जी वाली दो स्टेट्स हैं, +½ और -½ +½ को अल्फा स्पिन स्टेट भी बोल देते हैं, अल्फा स्पिन स्टेट, और -½ वाली स्टेट को बीटा स्पिन स्टेट. तो अब ये क्या हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने, देखो ये प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं ये हमें समझना पड़ेगा. प्रोटॉन प्रिंसिपल समझ रहे हैं तो हमें सारी बात अच्छे से समझनी है. ये प्रोटॉन है कहाँ? प्रोटॉन कहाँ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में है. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मान लो हम ले लेते हैं इथेनॉल CH3CH2OH, तो ये हमारा
सैंपल है, इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सैंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स एक तरह के दिखाई दे रहे हैं, 2 प्रोटॉन्स एक और हैं, एक प्रोटॉन एक और तरह का दिख रहा है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रोटॉन्स हैं, और ये प्रोटॉन्स कैसे हैं, मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। तो जब ये सैंपल हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो क्या हुआ होगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये अपने आप को 2 स्पिन स्टेट्स में अरेंज कर लेते हैं, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। अब क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है, तो क्या होता है कि जब इस सैंपल को इतनी एनर्जी मिलती है जितना इन दो के बीच का डिफरेंस है, तो जब इतनी एनर्जी इस सैंपल को मिलती है तो इट विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, और यहाँ पे स्पिन फ्लिप होगा। हम इसको क्या कहेंगे, एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा सैंपल तो उसके अंदर कुछ चेंज आएगा। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके यूं ही तो नहीं पड़ा रहेगा ना। क्या होगा, एनर्जी जब उसने एब्जॉर्ब कर ली, इन प्रोटॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो ये क्या करेंगे, इनकी स्पिन जो है वो फ्लिप करेगी। फ्लिप करेगी का मतलब होता है कि ये वाली जो स्टेट है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, लोअर एनर्जी की स्टेट है, तो जो पॉपुलेशन का मतलब है यहाँ प्रोटॉन्स से, कि अगर हमारे पास 100 प्रोटॉन्स हैं तो 100 में से ज़्यादा प्रोटॉन्स हमारे लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, ठीक है, और थोड़े से ही कम हायर एनर्जी स्टेट में होंगे। तो 100 अगर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ 90 होंगे और यहाँ 10 होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, थोड़ा सा ही फर्क है। तो क्या फर्क है कि अगर यहाँ 51 है तो यहाँ 49 होंगे, ऐसे कुछ इस तरह का फर्क है। तो समझ में हमें क्या आना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है वो इस लोअर एनर्जी स्टेट की, जिसको हम अल्फा स्पिन स्टेट कह रहे हैं, इसकी थोड़ी सी ज्यादा है पॉपुलेशन कंपेयर टू द बीटा स्पिन स्टेट। तो क्या होगा कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब की सैंपल ने, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके यूं ही तो नहीं बैठेगा ना। तो क्या करेगा कि उसके प्रोटॉन्स स्पिन फ्लिप करेंगे, यानी कि अपनी स्पिन को फ्लिप करेंगे, और जो लोअर एनर्जी स्टेट वाले जो एक्सेस प्रोटॉन्स थे, जो यहाँ पे एक्सेस थे, ठीक है, मैंने बताया कि ऑलमोस्ट इक्वल हैं, पर फिर भी नीचे वाली स्टेट क्योंकि लोअर एनर्जी है, ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें थोड़े से ज्यादा है ऊपर वाली से। तो वो जो एक्सेस प्रोटॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्पिन फ्लिप करेंगे, यानी +½ से -½ वाली स्पिन स्टेट में चले जाएंगे। और ये जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, यहाँ से यहाँ ये जो स्पिन फ्लिप हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब बात ये है कि ये किस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें तो बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं। यहाँ से शुरू कर दें, लेफ्ट से राइट हम जाते हैं, तो एक्चुअली ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनर्जी में। ये इतना डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव्स की जो एनर्जी होती है, रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज सफिशिएंट कि यहाँ से जो +½ वाले प्रोटॉन्स हैं वो फ्लिप कर जाएं और -½ वाली स्टेट में आ जाएं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब होंगी इस काम को करने के लिए। ये जो ट्रांजिशन है, ये जो फ्लिप है, दिस फ्लिप विल बी डन व्हेन रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो वेव रीजन इज एब्जॉर्ब्ड। तो ये एक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल की दी है। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल करते हैं, थोड़ी टेक्निकलिटीज इसमें डालते हैं। ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंस है एनर्जीज का, या ये जो 2 स्पिन स्टेट्स हैं, ये अलग अलग कब हुई, पहले तो सब एक ही थी, एक ही एनर्जी थी सबकी, अल्फा बीटा स्पिन स्टेट्स की एक ही एनर्जी थी। लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इसका ये भी मतलब है कि ये जो मैग्नेट है एक्सटर्नल, जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा इनकी एनर्जीज में डिफरेंस होगा। तो यही चीज़ अगर हमें दिखानी है तो हम इस तरह से इसको डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से मैं बनाऊं और इधर लेफ्ट से राइट अगर हम ये कहें कि ये जो अप्लाइड फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड, अप्लाइड फील्ड B0, ये बढ़ रही है, इधर को बढ़ रही है, तो एनर्जी का डिफरेंस भी क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। ये जो हमने ये वाली लाइन लगाई है, ये अल्फा स्पिन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली स्टेट बीटा स्पिन स्टेट को
रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब भी आप प्रिंसिपल कहीं डिस्कस करें, अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ये इसी तरह से ये रैंडम ओरिएंटेशन दिखाना है, फिर ये 2 डायरेक्शंस में बताना है किस तरह से ये अलाइन हुए स्पिन स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह का ये डायग्राम भी बता सकते हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि विद द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट ऑल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि सपोज अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड पे हैं तो अब कितना डिफरेंस है इनकी एनर्जीज में, इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है तो डिफरेंस इतना है। तो इस तरह से जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है वैल्यू इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको थोड़ा सा अब क्वांटिफाई करें तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है मान लेते हैं कि 2.5 टेस्ला है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इतनी है तो इससे जो एनर्जी स्टेट्स में जो डिफरेंस क्रिएट होगा एनर्जीज में अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट की, वो होगा 4.184 इंटू 10⁻⁻5 किलो कैलोरीज पर मोल, इतना डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इतनी एनर्जी अगर हमें चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से, तो वो कौन सी रेडिएशंस हमें दे सकती हैं, रेडियो वेव्स रीजन से जो रेडिएशंस है वहाँ से ये एनर्जी पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि जितना ज़्यादा ये इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा इनका। और रेडियो वेव रीजन में से भी, अब ये भी तो एक पूरा वो है ना, इसमें एक रीजन है पूरा, तो इस रीजन में से भी वो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी जो एग्जैक्टली जिसकी एनर्जी विल बी इक्वल टू द दिस डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द बीटा स्पिन स्टेट एंड दैट ऑफ द अल्फा स्पिन स्टेट। तो इसका मतलब ये अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। क्या चीज, रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी न्यू, ठीक है, या जिसको हम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ये जो है हमारा ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का मतलब इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी, स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रिक्वेंसी। तो स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक इनबिल्ट मैग्नेट होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कह रहे हैं ना, वो उसके अंदर इनबिल्ट होता है। अब ये अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं और किस तरह के स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं यही अभी हमने आगे पढ़ना है। पर ये चीज़ जो है अब थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट की तरफ जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम इसको करते कैसे हैं, तो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है उसमें इतना ही हमें डिस्कस करना होता है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में स्पिन्स इक्वल इन एनर्जी हैं, रैंडमली ओरिएंटेड है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई तो उनमें एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो प्रोटॉन्स थे वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से अलाइन करते हैं, दैट सम ऑफ द प्रोटॉन्स विल अलाइन देमसेल्व्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द अदर्स विल अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हुआ तो जैसे ही हमारे सैंपल को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी and a spin flip will take place which will be recorded in the form of a signal in the PMR spectrum। तो यही सारी बातें हमें स्पेक्ट्रम प्रिंसिपल में डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा, अब अगर इसको हमने मैथमेटिकली समझना है तो हम इसको मैथमेटिकली देखिए कैसे समझ सकते हैं कि अगर एनर्जी डिफरेंस जो इन दो स्पिन स्टेट्स के बीच है, अगर ये डेल्टा ई है, इफ दिस एनर्जी डिफरेंस इज डेल्टा ई, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एच न्यू। यहाँ ये न्यू क्या है, इट इज द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने ऊपर बताया न्यू इज ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब ये एच न्यू मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कैसे रिलेटेड है, तो कैसे रिलेटेड है, एच गामा अपॉन 2 इंटू बी नॉट, वेयर दिस गामा क्या है, इट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है अलग अलग मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। प्रोटॉन के लिए गामा की वैल्यू होती है, क्योंकि हम यहाँ पीएमआर हम पीएमआर की ही बात करेंगे, तो 2.675 इंटू 10⁸ टेस्ला इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू होती है गामा की। तो अब गामा हो गया, तो क्या रिलेशन हो गया, अगर हम यहाँ से ये प्लैंक्स कांस्टेंट एच हटा दें तो ये न्यू जो है, तो न्यू विल बी इक्वल टू गामा अपॉन 2 इंटू बी नॉट।
तो ये रिलेशन हो गया किस किस के बीच, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड बी नॉट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से रिलेटेड है। अब कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर न्यू दिया है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी है, तो आपको बताना होता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो लगा रखा है, मैग्नेट पावरफुल मैग्नेट लगा रखा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, या अगर बी नॉट दिया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, तो फिर आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं वो ज़्यादातर 60 to 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, कोई 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी, उसका मैग्नेट भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये इस तरह से आपस में ये रिलेटेड है। तो ये भी आप अपने प्रिंसिपल में थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पॉपुलेशन वाली मैं बात कर रही थी, तो पॉपुलेशन जो है वो बोल्ट्जमैन रेशो से पॉपुलेशन दी जाती है। तो वो कैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द अपर स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये जो रेशियो है इट इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी वो टेम्परेचर है जो उस वक्त का टेम्परेचर है, और डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस है दोनों स्टेट्स के बीच का। तो अब लोअर स्टेट में कितने प्रोटॉन्स होंगे और हायर में कितने प्रोटॉन्स होंगे, वो ये है। तो ये जो है ये पॉपुलेशन की बात करता है। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन रेशो है ये, या मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि अगर मिलियंस जो है, अगर यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि 1 या 2 या 3 या 100-50 तो प्रोटॉन होते नहीं हैं, मिलियंस में होते हैं। तो अगर लोअर स्टेट में अगर इफ देयर इज 1 or 2 मिलियन ऑफ प्रोटॉन्स, तो ऊपर वाली में भी इतने ही होंगे, लेकिन सिर्फ नीचे वाली में थोड़े ही ज़्यादा होंगे। और वो कितने होंगे कि 1 या 2 मिलियन पे 8, 9 या 10 प्रोटॉन्स सिर्फ नीचे वाली स्टेट में ज़्यादा होंगे। तो मैं ये आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि अगर मिलियंस में हम प्रोटॉन्स देखें, मतलब अगर लोअर स्टेट की पॉपुलेशन अगर इफ़ इट इज़ 1 मिलियन और इफ इट इज़ 2 मिलियन, और इसी तरह से अपर स्टेट की भी इतनी ही है, तो जो डिफरेंस है पॉपुलेशंस का वो क्या होगा, वो मिलियंस में जाकर के 8, 9, 10 प्रोटॉन्स का ही डिफरेंस होगा। इस तरह से होता है। यहाँ इतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब 100 की बात नहीं है, यहाँ पे हज़ारों की बात नहीं है, यहाँ मिलियंस की बात है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल में ये कवर कर सकते हैं, ये डिस्कस कर सकते हैं। इसके आगे वाले वीडियोस में हम बात कर सकते हैं और टॉपिक्स हैं, जैसे एक तो एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट है कि एक्सपेरिमेंटल पार्ट कैसे किया जाता है, सॉल्वेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं, और जो थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं केमिकल शिफ्ट और कपलिंग कांस्टेंट, ये वाले, और जो सिग्नल्स हैं, कितने सिग्नल्स आते हैं, किस तरह से इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ये सारी चीज़ें। तो लेट अस सी आने वाले वीडियोस में हम इनको भी लेंगे, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली दिस मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।